करते हैं। कहाँ तक देख लिया था अपन ने कल? चैप्टर 10 में आगे थे ना? यस सर। एक चीज क्लियर कर दूं, देखो मैं अभी देख रहा था पीवाईक्यू। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने डिट्टो डायरेक्ट कहाँ से उठाया? एनसीईआरटी से। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्ट उन्होंने ये लाइनें उठाई, सीधे सीधे एकदम। समझ गए बात? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। मतलब उन्होंने बिल्कुल एक वर्ड भी चेंज नहीं किया। आरबीआई लिखा है तो आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, मतलब जहां पर वो फॉर्मूले है ना, जितने भी मैं आपको लिखूंगा वो सारे आपको डायरेक्ट याद करने हैं। चाहे समझ आए नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन आपको सीधा उसको रटना है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट वो सोर्स यूज किया है। अब जैसे देखो, मान लो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एक, कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, ऐसा कुछ करके पूछा। तो आप चैप्टर 5 खोलोगे, 12th क्लास का सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, वहां पर यहाँ लिखा हुआ देखो, सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ऑप्शन भी उन्होंने वही बनाए हैं। देखो, ये राष्ट्रीय, ये सुरक्षा, है ना, लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन कर दिया, कार्य कर दिया, ये ऐसे करके। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से बनाया, वो मैंने आपको दिखाया था अभी, संभावित क्वेश्चन में डाला था। ठीक है, उसके अलावा ये भी उन्होंने वहां से लिया है डायरेक्ट, जो वो बुक थी ना। ये मैं जो भी क्वेश्चन रह जाएगा आज के अलावा वो मैं संभावित वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको सीरियस लेना है, जो भी मैं मैटर अपलोड कर रहा हूँ ना। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। जैसे जैसे आज मैंने अपलोड किया, पहला क्वेश्चन अपलोड किया ये सरकारी बजट वाला। तो इसका मतलब बजट का जो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब करंट के अलावा जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इस चैप्टर से पूछेगा। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, उसके बाद में मैंने अपलोड किया था राजस्थान विधानसभा का, ये एकीकरण का शायद इस बार इन्होंने मेंशन किया इन चीजों को, कि जैसे मत्स्य में कौन सा था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है डायरेक्ट। तो आप इसको सीरियसली लेना। ठीक, उसके बाद मैंने ये जो फॉर्मूले वाला बताया, जो भी राजकोषीय घाटों के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखूंगा। 4-5 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन आएगा तो वहां से आ जाएगा, वरना क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा इससे। ठीक, उसके ऊपर मैंने ये अपलोड किया था कंजर्वेशन रिजर्व, उसमें आपको लेटेस्ट वाले ना वो पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी जैसे हैं, जैसे कुरंजा है, खरमोर है, हमीरगढ़ है, बांज, तो उसमें आपको ये पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है। ठीक, मतलब पुराने वाले में तो केवल ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ है लोकेशन। उसके अलावा जो नए वाले हैं ना, इनमें लेटेस्ट नंबर भी याद कर सकते हो, 37वां, 36, 35, ये नंबर पता होना चाहिए आपको कि कौन से नंबर का है, लेटेस्ट 3-4 वाले। और ये तो पक्का पता होना चाहिए आशोभ जैसे कहाँ है, अमृत महादेव कहाँ है, बालेश्वर संरक्षण कहाँ है, ऐसे। समझ में आ गया ना? यहाँ से क्वेश्चन आने का है चांस, कंजर्वेशन रिजर्व से सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ है, बस। ठीक, उसके ऊपर मैंने ये अपलोड किया था कि शिखर सम्मेलन कौन कौन से, जैसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने किए। बाकी जैसे जो अदर स्टेट में महोत्सव होते हैं ना वो नहीं पूछता है। जैसे बहुत सारी पीडीएफ में देखा था, ये उन्होंने दे रखा है, या जैसे है ना क्रोनो वगैरह में भी दे रखा है, तो बाहर के स्टेट के महोत्सव आप छोड़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। ठीक है ना। और इंडेक्स है, उनमें जो महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है या कोई बड़ी संस्था है, जो मतलब वो जानी मानी संस्था है ना, उन्हीं का ही इंडेक्स पूछता है। ऐसे नहीं कि हर किसी का कोई एनजीओ का पूछ लिया। तो इंडेक्स में आपको इस टाइप से तैयार करना है। ठीक, और ये पीएसएलवी वाला लेटेस्ट वाला करना ही है, 4-5, 56 से लेकर के 60 तक। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंडियन इको। चैप्टर 10 में अपन चल रहे थे, ये कर लिया था ना। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में बस्तर जिले के नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की है। क्या? नहीं सर, ये नहीं किया था। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करना है ना, ये नोट करो। ये बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की है, जो भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसको आप देख सकते हो ना, नाम पूछ लेगा डायरेक्ट, कई बार पूछ लेता है ना। तो इसको नोट कर लो। उसके बाद में अगला है, भारत का दवा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और ये मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। उसके अलावा
भारतीय दवा उद्योग की वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति इसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। मतलब कहीं ऑप्शन में आ जाए तो हाँ ये बात सही है। आश्चर्य की बात नहीं है कि शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित है। कई बार स्टेटमेंट में आते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने पूछा था, औषधि पर पूछा था कुछ, तो उस टाइप के स्टेटमेंट में ये लिखे हुए आ सकते हैं दो तीन बात, ये वाली बात, या दुनिया की फार्मेसी वाली बात, या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है मात्रा के हिसाब से। ठीक, ये तीनों नोट कर लेना। ये तो आपको पता होगा वैसे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि वाला। इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अब तक सभी जिलों को कवर करते हुए 12,500 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि खोले जा चुके हैं। बस मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। जो भी योजना है ना केंद्र सरकार की, उनमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या बहुत ऐसा कम फैक्ट है जो मतलब वो आपको पूछे, ज्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव पूछे। पहली प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव की, दूसरा है कि वो कोई उसमें कोई बड़ा पॉइंट है तो वो पूछ सकता है, बाकी चांस कम होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है ना। ये मैं आपको अलग से लिखूंगा अभी। अभी तो थोड़ा ये लिख लो, इसमें पीएलआई के अंदर है ना 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। तो ये क्षेत्र पूछ सकता है संख्या कितनी है, तो 14 लिख लो अभी। तो बाद में पीएलआई के आगे जगह छोड़ दो, पीएलआई लिख के दो तीन पॉइंट और लिखूंगा मैं, वो आगे लिखने। पीएलआई में एक पॉइंट और लिख लो, ये फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, ये सबसे ज्यादा मतलब क्षेत्रवार इसमें निवेश का है। देखो आप इसमें दिख भी रहा है, तो कई बार आ जाए तो ये ऑप्शन, हाँ ये सही बात है कि फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स में सबसे ज्यादा निवेश का है। ठीक, ये एक याद रखना है। उसके बाद देखो, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के डेटा प्रसार पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22-23 में अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों की निर्यात की हिस्सेदारी 45.7% थी। तो केवल ये डेटा याद रखना है आपको कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें कितनी हिस्सेदारी है, तो ये 45.7 वाला है डेटा, ये याद रख लेना। 11वें चैप्टर में उस सेवा वाले में यहाँ कुछ ज्यादा पॉइंट, एक तो है 55% है अपना सेवा का, जो लिखा है ना जहाँ पर आपके सिलेबस में लिखा है सेवा क्षेत्र, वहां मतलब योगदान कितना है, जीडीपी में योगदान कितना है, तो 55%, लगभग 55%। वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, 55% के आसपास है। कोई मतलब, ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट तो पूछने लायक नहीं, मतलब ये एक तरह से राजनीतिक पॉइंट है। 2014 में ये इतना सेकंड में घटा कर 2024 में 47 सेकंड रह गया है। मतलब वो टोल प्लाजा वाली बात कर रहा है, डिजिटलीकरण का इतना कम टाइम लगता है अभी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ये है, यहाँ से पढ़ो इसको। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक व्यापक 4E रणनीति भी तैयार की है। तो ये 4 रणनीति में से कौन सी एक रणनीति नहीं है या है, ऐसा पूछ सकता है। एक तो है इंजीनियरिंग, एक, दूसरा है एनफोर्समेंट, तीसरा है इमरजेंसी केयर, और चौथा है एजुकेशन। ये पॉइंट लिख लो आप, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। ठीक, ई कॉमर्स वाला आगे आ जाएगा, मैं उसको अलग से करूंगा। एक ये लिखो, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसको अलग से लिख लो NMP लगा करके। इसकी घोषणा 2021 में की गई, मुद्रीकरण के माध्यम से संपत्ति निर्माण के सिद्धांत पर की गई थी। एक बात,
नए अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का दोहन। एनएमपी के तहत कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ लगाया गया था। और पाइपलाइन में 12 मंत्रालयों में 20 से अधिक परिसंपत्तियां वर्ग शामिल थे। तो ये कुछ इसमें से 2-3 जो फैक्ट है वो लिख लो। तो 6 लाख करोड़ वाला लिख लो, और ये 2022 से 25 तक का 4 वर्षों में, ठीक। और पाइपलाइन में 12 मंत्रालयों के साथ में ये 20 से अधिक परिसंपत्ति वर्ग शामिल थे, और 21 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखो सड़क वाला जो टॉपिक है ना, वहां पर देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार बढ़ती रैंकिंग से स्पष्ट है कि 2018 में 44 थी, और 2014 में 54 से बढ़कर के, और 23 में मतलब 38 हो गई है। ये रैंक पूछ सकता है, मैंने पहले अपलोड भी कर दिया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने लायक है, ये तो पहले बता दिया मैंने। यहाँ पर ये देखो, लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क समर्पित किए। वित्त वर्ष 24 में तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए। तो ये संख्या पूछ सकता है कितने प्रदान किए गए। उसके आगे लिखा हुआ देखो, वित्त वर्ष 24 में समर्पित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 2505 करोड़ प्रदान किए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 में 7 MMLP प्रदान करने की योजना है। तो ये कौन सा पॉइंट याद करोगे? तो ये पार्क वाला याद करो कि कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। और ये 7 वाला भी याद रखो। मतलब ऐसा कुछ कोई फैक्ट पूछे तो आप देख लेना कि लॉजिस्टिक वाले पर पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर, एक तो इसकी डेट याद रखना 25 दिसंबर 2000 को, एक तो ये याद रखनी है। उसके अलावा कोई यहाँ पर पॉइंट ऐसा लग नहीं रहा है इसमें कुछ पूछेगा वो, क्योंकि ये इतना कोई डेट पूछ सकता है। 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई थी, बाकी सड़क डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। तो औद्योगिक वाले का देखो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये या पूछ सकते हैं कि वर्तमान सब चल रहा है इसका फेज अभी, फेज तीसरा चल रहा है शायद, इसका बाद में भी आगे है कौन सा है और तो चल रहा है शायद मेरे हिसाब है ना। से। हाँ, तो 4.0। अब देखो औद्योगिक गलियारा का विकास, देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, आपको नंबर याद रखना 11, जो आपके लिखे हुए ना डायरेक्ट उसमें इंडियन ज्योग्राफी में लिखा हुआ है औद्योगिक वाला, वहां पर ये नोट करो 11 औद्योगिक गलियारी परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिनका नाम ये लिखा हुआ है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अमृतसर, कोलकाता। ये पता होना चाहिए थोड़ा नाम, ठीक है ना। कार्यक्रम का उद्देश्य लचीले और टिकाऊ भविष्य को तैयार शहरों के साथ में प्लग एंड प्ले अवसंरचना के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ऐसा कुछ वर्ड आए तो ये समझ जाना, इससे संबंधित ही है, ठीक है ना। उसके बाद में अमृत भारत स्टेशन योजना है, निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास के लिए अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया। सुविधाओं में सुधार, भवन सुधार, मल्टी मॉडल एकीकरण और स्थिरता में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना। और ये अब तक उन्नयन के लिए लगभग 1324 स्टेशनों की पहचान की। 13 का डबल 26 होता है लगभग, ऐसे समझ लो कि 1324 स्टेशनों की पहचान की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड परियोजना है, इसमें सहयोग पूछ रहा है कि सरकार से ले रहे हैं, तो जापान सरकार, इतना ही याद रखना है इसमें, के सहयोग से निष्पादित 508 किलोमीटर परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और नागरिक आचरण आवंटन पूरा कर लिया गया। तो ये पूछ सकता है किसके सहयोग से है, तो ये जापान सरकार हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 2 संपत माल बाड़ा गलियारे, 1337 किलोमीटर लंबे मार्ग वाले पूर्वी डीएफसी और 1506 किलोमीटर वाला, ये लिखो आप। ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगा आपको? इंडियन ज्योग्राफी में पूछेगा। ये नंबर भी याद रखना है, किलोमीटर भी, और ये दोनों गलियारे, जैसे इंडिया का मैप हो गया तो उसमें आपको ये दोनों याद रखना है, इधर वाला भी है ना, सॉरी ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है ना, पूर्वी वाला और पश्चिमी वाला, ठीक। दोनों की लंबाई लिखो 1506 और 1337। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि वहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ना सिलेबस में पॉइंट आपके लिखा है, एक मिनट, प्रमुख परिवहन गलियारे लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सड़क ही पूछेंगे केवल, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। लिख लिया ना नंबर 1337 और 1506, पश्चिम वाला ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद में रेलवे स्टेशन परिसरों में 50
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचा लागू किया है। अब यहाँ पर है ना, अपनी साइड राजस्थान में 3 जगह ऐसा किया है। जयपुर है, एक साइड फालना है और एक बालोतरा करके जगह है। शायद किसी को याद है कि 3 जगह है अपने राजस्थान में भी जन औषधि केंद्र का, स्टेशन पर, दुर्गापुरा रेलवे जय स्टेशन है। सही है। दुर्गापुरा जयपुर एक तो क्या है, जयपुर, फालना और बालोतरा। दुर्गापुरा जयपुर। हाँ, ये 3 याद रखना। आप वापस नाम बोल दो कोई एक बंदा। फालना और जयपुर, फालना और बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक, याद रखना इसको। उसके बाद लिखा है पार्सल स्पेस की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिससे विभिन्न कार्गो ट्रांसपोर्टरों को मांग की लाइव दृश्यता। तो ये थोड़ा नाम याद रख लेना, वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। और ये रेलवे स्टेशन वाला है, अपने वाले याद रखना, राजस्थान वाले 50। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कंफर्म में जाएगा। कारण क्या है, ये मेंस में भी पूछा था, शायद वही है। हाँ, मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने पूछा कि 3 प्रमुख गलियारे हैं, उनके नाम लिखो, रेलवे वाले। देखो लिखा हुआ है इसके अनुरूप समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, आस्था स्पेशल ट्रेन, उच्च क्षमता वाले रोलिंग स्टॉक, फलाना फलाना, ये लिखा। 3 प्रमुख गलियारे, ये मेंस में क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, किसी को याद हो तो। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये नाम लिखने थे उसमें, ये 3 नाम लिखने थे। उच्च यातायात घनत्व गलियारे 1, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा 2, और रेल सागर बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे के लिए परियोजनाओं को भी योजना बनाएगी, ताकि रसद मतलब लॉजिस्टिक लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। तो ये तीनों वापस पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। समझ गए। और 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 गीगावाट है। तो ये इसको छोड़ो, ये वाला याद करो, ये तीनों प्रमुख गलियारे 99% है, ये पूछेगा। क्योंकि गलियारे देखो आपके लिखा है वर्ड, कहाँ लिखा है, इंडियन ज्योग्राफी में गलियारा, प्रमुख परिवहन गलियारा, तो ये उससे लिंक हो रहा डायरेक्ट। और गलियारे में 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये वाला पूछेगा, नहीं फिर ये पूछेगा, ये वाला। और ये नहीं पूछे तो फिर अपना तीसरा वो है पूर्व और पश्चिम वाला, जो मैंने अपलोड कर रखा है, इमेज है ना वो, इधर से इधर से, मतलब सड़क वाला। समझ गया ना ये क्वेश्चन, कंफर्म में है ये क्वेश्चन, ठीक। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 14 में 44 थी, ये लिखो। एक वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है रसद वाली में, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में, शिपमेंट वाले की बात कर रहा है, मतलब ये जो बंदरगाह वगैरह की, इसमें भारत की रैंक 14 में 44 से बढ़कर 23 में 22वें स्थान पर है। तो ये याद रखो 22 से लगभग, मतलब दुगुनी, मतलब अच्छी स्थिति में है अपन। इसके अलावा नीतिगत सुधारों में इसको छोड़ो, ये समझ गए। वर्ल्ड बैंक वही लॉजिस्टिक वाला, इसमें शिपमेंट श्रेणी है ना, वो याद करनी है केवल। उसमें भी रैंक कौन सी, 44वीं और 22वीं। भाई ये जब सरकार आई थी तब 44वीं थी, अब हो गई 22वीं। समझ गए, नोट कर लिया ना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है ये। कर लिया। अब देखो बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम ये बना था 2021 में, केवल ये याद रखना एक बात। दूसरी बात ये है लोथल में बनाया जा रहा, ये कंफर्म क्वेश्चन है। वैसे आ गया होगा सब जगह, आपने देख लिया होगा, फिर भी यहाँ आ गया, इसका मतलब ये वो इधर से उठाया उन्होंने। लोथल में बनाया गया एक विश्व राष्ट्र स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत, समुद्री कलाकृति और भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करेगा। तो ये कंफर्म में चला गया क्वेश्चन, याद रखना इसको। एक सागर आकलन सभी भारतीय बंदरगाहों को लागू भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फरवरी 2024 में जारी किया गया। तो ये थोड़ा सा देख लो कि राष्ट्रीय बेंचमार्किंग वाला है ये 2024 में, और ये लोथल वाला तो आपको पहले से आइडिया होगा, ठीक। IITM चेन्नई में बंदरगाहों जलमार्गों तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन किया गया। सांस तो कम है लेकिन थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद में ये नहीं पूछेगा। ये मैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन बताया ना, ये गलियारे वाला, ये इसलिए है क्योंकि वो आपके इंडियन ज्योग्राफी में है, इसलिए बता रहा हूं मैं। बाकी यहाँ कोई इतना लॉजिक नहीं है पूछने का वैसे, ठीक। ये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2000 की घोषणा के बाद भारत में संख्या हो गई है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको क्या करना है, जो वो सुजस ई बुलेटिन में आया था ना, उड़ान योजना उड़ान वाला, एक तो वो याद रखना है, वहां जितने फैक्ट है ना वो फैक्ट याद करना है। एक तो
एक ये भी देख लो कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा के बाद भारत में एमआरओ की संख्या 2016 में 114 थी, जो अभी बढ़ करके 147 हो गई है। एमआरओ का मतलब फुल फॉर्म देखो यहाँ पर कहाँ होगी, 157। कहाँ पर है फुल फॉर्म? 157 हो गए यार मनोज जी मेरे हिसाब से, ये पूछा नहीं भी। नहीं, ठीक है वो संख्या होगी होगी, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि ऐसा आ जाए तो हाँ ये बात सही है, टिक कर देना। वो बहस का विषय तो बाद में होगा, वहां पर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपको तो एक ऑप्शन बढ़ना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है ना? मतलब ऐसा आ जाए ठीक तो उसको मान लेना। अब जैसे मान लो राम सर का कोई क्वेश्चन आ गया, अभी संख्या मान लो 84 हो 85 हो 81 भी लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट ऑप्शन हो उसको टिक करके आओ, छोड़ के मत आ जाना, नहीं तो वो फिर बोलेगी वो डिलीट हो गया यार, वो नहीं हुआ सही, कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। ठीक। लास्ट का ऑप्शन टिक कर देना होता है, फिर रिस्क लेना होता है उसमें। हम्म। नहीं आजकल वो भी कहने लग गया ना, जैसे क्वेश्चन में ब्रैकेट में आ जाता है कि सबसे सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, ये हाँ, सबसे उपयुक्त। हाँ, एक ये देखो भी। कोई चीज ब्रैकेट में आ रही है ना, इसका मतलब वो अपने आप को क्लियर कर रहा है कि मैं सही हूँ। अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं ब्रैकेट में मेरे को और देख लो भाई, ये गलती मत कर देना, इसका मतलब वो आंसर है। जो ब्रैकेट में चीज आती है ना आरपीसी की हम्म। ऑप्शन में, इसका मतलब जब नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सीधा टिक कर दिया भाई ये ब्रैकेट में चेक, ऐसे नहीं। चारों ऑप्शन पढ़ो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर दो में कंफ्यूजन है, तब ब्रैकेट वाले ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। हाँ जैसे मतलब वो ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सही हूँ। मैं सही हूँ, इसका मैं मतलब हाँ। वो, समझ इक्यासी वाला क्या बोल रहे हो आप? पीछे से इक्यासी में। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे राम सर वाला कोई क्वेश्चन, ये एसीएफ में क्वेश्चन आया था, उस टाइम शायद है ना संख्या इनकी 37 हो गई थी, ठीक। और जब हम्म। ऑप्शन बनाया ना आरपीसी ने, तब उसमें लास्ट ऑप्शन था 27, बाकी ऑप्शन ऐसे थे 26 21 25। अब जैसे मान लो जिसका 37 पड़ा हुआ है वो तो इसको छेड़ ही नहीं रहा है क्वेश्चन को, भाई मैं तो नहीं करूंगा। अब जिसने 27 कर दिया कि भाई मेरे को चलो भाई 27 वाला होगा, तो थोड़ा उसकी तरफ भी सोचना, उसका भी सोचना, अगले समझ। का भी। 27 करके आ जाओ, अब होगा जो आगे देखा जाएगा। फिर लास्ट में उन्होंने वो डिलीट भी नहीं किया, तो 27 आंसर मान लिया। समझ गए बात को? तो ऐसी चीजों में कहीं हो ना तो लास्ट वाला ठीक है, ऐसा हुआ होगा कि वो पेपर पहले बन गया होगा, या उसको ध्यान में नहीं होगी वो बात। ठीक। 13वें चैप्टर में आओ एक बार। मिशन लाइफ है ना, मिशन लाइफ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन लाइफ क्या चीज है। ये 2021 में जो कोप हुई थी ना, उस कोप में प्रधानमंत्री ने ये एक अपनी पहले इसमें ये था कि भाई अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उसके अंदर एनवायरमेंट को इस तरह से शामिल करना, ठीक है ना? तो उससे संबंधित है, इसका केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मिशन लाइफ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सबसे आगे लाना है। प्राचीन भारतीय दर्शन में प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार ये चीज, तो एक तरह से मतलब अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में कि अपन कैसे लड़ सकते हैं चीज से, तो वो मिशन लाइफ है 2021। दो इफेक्ट है, ये वाले दो। सारे इफेक्ट मैंने पहले लिखा दिए थे आपको, कि टारगेट 2005 से 5 में बनाया था 33 से 35 का, 2030 तक का, लेकिन वो 19 में पूरा हो गया, लिखा हुआ है देखो, ये सफलतापूर्वक कम किया गया। इस प्रकार 2030 में है ना, अब टारगेट कितना हो गया 45। एक तो ये बात। दूसरा, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का 40% था जो अपन ने 2019 पहले ही प्राप्त कर लिया, 50%। अब 50% हो गया, ये याद रखना। 45 तो अचीव कर लिया अपन ने, हाँ, टारगेट बनाया 39 का था, 45 अचीव कर लिया, अभी 50। अब देखो एक लाइन ये भी उठा सकता है वो, 196 देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि का पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री का, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में बात बोली गई थी, भाई 1.5 डिग्री से अपन को तक सीमित रखना है पूर्व औद्योगिक स्तर से। ये बात थोड़ी दिमाग में रख लेना। इसमें भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, मैं रुको 1 मिनट बताऊंगा आपको। और ना इसको 1.5 डिग्री से फ़ारेनहाइट में ही पूछ सकते हैं वो। नहीं, फॉरेनहाइट में नहीं पूछेगा, अब नहीं पूछेगा वो, पिछली बार उस रिपोर्ट में था फॉरेनहाइट में लिखा हुआ था, इसलिए पूछा था। अब देखो ये सब्सिडी वाला है ना, गिव इट अप, ये तो पता ही होगा ना आपको, एलपीजी सब्सिडी योजना शायद बड़े पैमाने पर व्यवहार में, कहने का मतलब है जिनको जो मतलब सक्षम है वो मतलब गिव इट अप कर सकते हैं उस चीज से, अच्छा से सब्सिडी को लेकर। तो ये 2015 में शुरू हुई थी, तो गिट इट अप का अभियान उद्देश्य ये था, ठीक है, ठीक। ये मतलब वो सब्सिडी से पूछे तो पूछ लेगा, चांस कम है। अब रुको, ये तो इको सर्वे वैसे कंप्लीट हो गया है। एक बार मेरे पास कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं और मैंने, अब यहाँ कुछ जो फैक्ट रह गए वो नोट करो। ये नहीं किया ना अवसंरचना पाइपलाइन वाला? करवा दिया शायद, ये तो लिखवा दिया अभी। अवसंरचना पाइपलाइन का लिखवा दिया क्या?
नहीं नहीं, वो मध्यकरण पाइपलाइन थी। कहाँ लिखवाया? नहीं लिखवाया, इसको लिखो NIP। अब जो पॉइंट रह गए वो यहाँ करो नोट। इसमें देखो एक पॉइंट तो ये है, सरकार ने देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 20 से 25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ के अनुमानित अवसंरचना निवेश के लिए, एक तो ये पॉइंट इसमें ऐसे लिख लो NIP और 111 लाख करोड़ लिखो, ठीक। NIP में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश को कवर करते प्रत्येक 100 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजना शामिल है, नहीं याद करनी। इसमें ये याद करना है कि जो ये इसमें जितना खर्चा होगा ना, जिस चीज का मतलब वो निवेश होगा, उसमें NIP के तहत कुल पूंजीगत व्यय में से परिवहन क्षेत्र का योगदान 58% है। तो ये याद होना चाहिए कि अधिकतम किस चीज में निवेश हो रहा है। तो क्या आंसर करोगे? परिवहन क्षेत्र। कितना परसेंट है? 58%। ये दूसरा फैक्ट है। ऊर्जा का 2 नंबर पे 24%। एक फैक्ट क्या हो गया? 111 लाख करोड़ एक, दूसरा हो गया ये 58% वाला और 24% वाला, ठीक। NIP में वर्तमान 37 उपक्षेत्रों को कवर करने वाली इतनी परियोजनाएं और योजनाएं हैं। ये है, तो आपको याद क्या रखना है, ये 37 उपक्षेत्र 12 अप्रैल 2024 तक। तो ये 37 उपक्षेत्र लिखो। समझ गए? कितने पॉइंट लिखे? 3। पहला पॉइंट 111 लाख करोड़ एक, दूसरा 58% वाला सबसे ज्यादा किसमें होगा, या तो ऐसा पूछ लेगा योगदान 58% मतलब 50 से ज्यादा है, और ऊर्जा वाला 24 याद रखो। समझ गए? ठीक है ना? हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन आया था मेंस में, डायरेक्ट यहां से आया था इको सर्वे से, इसलिए मैं भी था। AI, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, एरावत क्या चीज है, तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ से पूछना, आंसर करना था AI रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। ये तो फुल फॉर्म याद रखो इसकी, ये वापस रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। एरावत क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, AI सुपर कंप्यूटर है, जिससे सीडेक पुणे में स्थापित किया गया। या तो ये पूछ लेगा जो आपका है ना कंप्यूटर लिखा हुआ है साइंस में, तो वहां या तो एरावत की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या क्या मामला है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। तीसरा पूछेगा ये किसने बनाया, तो सीडेक पुणे ने बनाया। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में घोषित शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है, तो ये स्थान पूछ सकता है। समझ गए? तो ऐसे लिखो एरावत फुल फॉर्म देख लेना, AI रिसर्च एनालिटिक, याद आ जाएगा आपको भाई, कुछ ऐसा मामला है। फिर AI सुपर कंप्यूटर SC, और 500 में से 75वां स्थान, और 2023 में कोई सम्मेलन हुआ जर्मनी, वहां ये रैंकिंग मिला है। याद हो गया ना? ये कंफर्म है, यही क्वेश्चन, छोटा मत समझना इसको, ठीक। उसके बाद में PM परिणाम, ये पहल है रासायनिक उर्वरकों से संबंधित, इतना ही पूछेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? प्रधानमंत्री कार्यक्रम पहल राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये नैनो यूरिया, नैनो DAP और जैविक उर्वरक जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग जैसे संधारणीय तरीकों को बढ़ावा दे। तो आपका जो ये है ना नैनो वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार क्या होता है ना ऐसे वर्ड मिला लेता है वो, ठीक है। तो ये याद रखना, PM परिणाम से ऐसे पता नहीं चल रहा है ये किससे संबंधित है, ठीक। तो केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा इसका, क्या क्या उद्देश्य कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, और इसमें ये क्या मामला है, तो ये पूछेगा नैनो यूरिया, नैनो DAP, ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ जाए तो वो आप सही है। समझ गए? फिर देखो आगे लिखा हुआ है खपत कमी करने के लिए 50% अनुदान के रूप में यही किया। उसके आगे लिखा है यूरिया गोल्ड की शुरुआत जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, सल्फर युक्त यूरिया है मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित करने के लिए। तो ये आपको PM परिणाम का बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? एक ये लिखो, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है ना आउटलुक है, उसमें पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां स्थान पर पहुंच गए। हर कोई इंडेक्स नहीं याद करना होता है, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो तो याद करो। एक तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कंफर्म है। पर्यटन विकास सूचकांक में जो करंट में लिंक हो क्या सकता है, 39 रैंक। इतना लिखो, पर्यटन विकास सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच और 39, तीन चीज लिख ली। लिख लिया ना? हाँ तो बोलते रहो, एक जना बोलते रहो। तीसरा ये देखो, घरेलू विमानन बाजार है ना, वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजारों में से एक। भारत में विमानन क्षेत्र में काफी वृद्धि दिखाई है,
और भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई संख्या 15% की वृद्धि हुई। ये छोड़ो, कोई मतलब नहीं। तीसरा सबसे बड़ा, हाँ ये रहा ना पॉइंट, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है, ऐसा कुछ आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, तो तीसरा आंसर। ठीक, विमान में 3 वर्ड तो 3 से, ऐसे दिमाग में रखो एक बार। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखो, समुद्री व्यवसायों के लिए सागर सेतु भारत के सभी 13 बंद। ये छोड़ो, ये मैंने बताई दिया आपको 4 ई, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। ठीक, उसके बाद में वित्त वर्ष दो मतलब वित्त वर्ष 24 में सकल जीएसटी संग्रह 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि दर्शाता है। आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे जीएसटी कलेक्शन है लगभग लगभग, जैसे कई बार 1.5 लाख, 1.7, कई बार 2 लाख करोड़ होता है मंथली का, सरकार को आय होती है। तो इसमें इन्होंने एक वित्त वर्ष का बताया, तो लगभग इनको आय हुई है 20 लाख करोड़। तो ऐसे आइडिया होना चाहिए भाई, हाँ लगभग डेट के हिसाब से अपन काउंट करें तो ये इतना आंकड़ा आ रहा है ना। एक बार शायद कौन सा महीना था, मैंने अपलोड भी किया था कि वहां पर 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है, मतलब अप्रैल था, आपको अप्रैल 2024। अब अप्रैल था। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जीएसटी कलेक्शन है ना लगभग, क्योंकि जीएसटी डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो कई बार क्या तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई कितना मामला है। तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास वहां पर इतना लिख लो, 20 लाख करोड़ वित्त वर्ष में, बस वृद्धि हुई। यहाँ पहले से बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा ये आगे। ठीक, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रसाद योजना के तहत तीर्थ और विरासत स्थलों पर ये किया 29 नए स्थानों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 32 राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 स्थलों की पहचान की गई है। 57 होगी इनकी संख्या। ठीक है, ये मैंने पहले बताई दिया आपको। और लॉजिस्टिक नीति वाला, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन आया था मेंस में डायरेक्ट, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति क्या है, किसी को याद हो तो 5 नंबर के डायरेक्ट ये इसमें था। पॉइंट लिखने थे। ये कब आई, ये तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, लॉजिस्टिक में क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आप देख लेना चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा के वो रैंक ग्रांट पूछ के। नीति आई थी तो जिसका उद्देश्य ये लिखना था वहां, सर्वोत्तम तकनीक और प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर एकीकृत, कुशल, टिकाऊ और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से, वो मतलब पूरा लिखा हुआ अपने काम का नहीं है, क्योंकि प्री में तो वो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आराम से कर सकते हो भाई नीति में क्या होता है, आगे की चीजें लिखी हुई। रटने वाला पॉइंट यही है, नीति मतलब वो मैं पूछे। ऐसे डिट्टो उतारना था, तभी जाके मार्क्स मिलते हैं। हाँ, वो लाइन यहाँ लिखे हुए थे, उद्देश्य और क्लियर 3 ही लिखे थे केवल, 1, 2, 3 पॉइंट लिखे थे, जैसे मतलब आंसर चेक में ही वो 3 ही पॉइंट यूज किए जाएंगे ऐसे। ये अटल बहुजल योजना भी लिखी हुई आ सकती है, भूजल नहीं लिख रही, पता नहीं इन्होंने कैसे कोई लिखने में गलती कर दी होगी। वर्ल्ड बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए का मामला है, 1 अप्रैल 2020 से 5 साल तक ये लागू किया है, 7 राज्यों में है। ठीक, और अपने कितने जिले हैं, 17। अपने वाला देख लेना, अटल भूजल योजना जो मैंने राजस्थान इको सर्वे में बताई थी, वो इंपॉर्टेंट है। 17 दिन। ठीक, सिंचाई योजना में, सिंचाई योजना की केवल डेट पूछ सकता है, 15-16, तो 15-16 ये लिखा हुआ ऑप्शन में, 15-16, 17-18। ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है ये बड़ी इसलिए है क्योंकि पहले, इससे पहले 3-4 स्कीमें चल रही थी, इनको मर्ज करने के बाद में बनी है 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पीएमकेवाई एक अम्ब्रेला योजना है जिसके 2 प्रमुख घटक शामिल है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। कुछ ऐसा आ जाए तो हाँ ये बात सही है, और ये 2015-16 में स्टार्ट हुई। ये पूछ सकता है अपने दो, और कोई चांस नहीं है। 15-16। एक देखो, कैन बेतवा है ना, ये पहला इंटर जो है ना मतलब नदी जोड़ो वाला है, वो कैन बेतवा पहला वाला है। आशोधित, पार्वती, कालीसिंध, चंबल संपर्क परियोजना और गोदावरी कावेरी, ये 3 है जिनको मतलब 5 लिंक परियोजनाओं की पहचान प्राथमिकता लिंक परियोजना के रूप में की गई, जिसमें 3 ये इनको मतलब शामिल कर लिया गया है, जो अपने वाली है एक। तो ये तीनों का नाम पता होना चाहिए, कैन बेतवा है, गोदावरी कावेरी और पार्वती। ठीक, उसके बाद में ये मैंने बताया था सूजस में आपको कि 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं अपन, किसमें, सोलर में 203, वो वहां वाला डेटा देखना है। और ये लगभग 349 गीगावाट होने की संभावना है 26-27 तक, तो ये याद रखो ये।
अब देखो कई बार ये पूछ लेता है कि गैर जीवाश्म में क्या क्या चीज है। देखो हाइड्रो है, परमाणु है, सौर है, पवन है, बायोमास है, लघु हाइड्रो है और पंप स्टोरेज पंप है। ऐसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, गैर जीवाश्म क्या है, एक बार पूछ भी लिया था, तो ये ऐसे समझ जाना बात। अब जितनी ऊर्जा वाला टॉपिक है ना, बार बार बोलते कि ऊर्जा का डेटा नहीं मिल रहा, ये रहा डेटा। 441 टोटल गीगावाट है, उसमें सोलर का 203 है और 349 होने की संभावना है 26-27 तक। ऐसे गैर जीवाश्म का डेटा है ये, उसमें सोलर का इन्होंने लिखा। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखो आप हरित हाइड्रोजन मिशन। हरित हाइड्रोजन मिशन का मैंने बताया ना आपको। हरित हाइड्रोजन मिशन में ये लिखो, पहला डेटा ये लिखो कि इसका लक्ष्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन, केवल 5 MMT याद रखो, 5 MMT वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता लगभग 125 गीगावाट की संबंध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को और 2030 तक 50 MMT CO2 का वार्षिक उत्सर्जन को टालने की उम्मीद है। तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा लेगा, वो उठाएगा यहाँ से ही, केवल इतना पॉइंट उठाएगा। जनवरी 2023 एक बार न्यू ईयर पर आई थी 2023 में। उसके अलावा 19,000 करोड़ का लगभग वे हुआ 2 बार। तीसरा बात 5 MMT वाली 3 बार और चौथी बात है 125 गीगावाट का ये। इसका वो ले और लो, स्क्रीनशॉट ले लो मनोज, डाल देना। ठीक है, नहीं पीडीएफ सारी डाल दूंगा, मेरे को काम की नहीं है, आगे भी किसी काम में नहीं आएगी। 2 करोड़ की बात। भारत दुनिया में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। ये लाइन डायरेक्ट पूछ सकता है। देखो पवन में 4 है ना, ऐसे ऐसे तो लिखते पवन, ऐसे याद कर लेना 4 है। ठीक, फिर देखो ये लोथल वाला मैंने बता दिया, पीएम सूर्यगर वाला बता दिया ना, ये कंफर्म में है क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये बता दिए मैंने सारे आपको। अब ये आपका इको सर्वे कंप्लीट हो चुका है इंडिया का। ठीक, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के अपन ने 12 चैप्टर तक पूरा सारा देख लिया जितना था। जो भी आपके कोई अन्य सब्जेक्ट से कोई जुड़ता है मामला, इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वो सारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको पता हो तो 44 योजना अपलोड की थी ना, ऐसे 2 पेज अपलोड किए थे ग्रुप पे। अब यस। देखो योजना का कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मतलब ये पूरी लिस्ट थी, जो बजट आता है ना तो उसमें पूरी लिस्ट आती है, उसमें मेरे को ये 44 इंपॉर्टेंट लगी। 44 इंपॉर्टेंट इसलिए लगी कि 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्हीं को ही मिल रहा है चुनिंदा स्कीमों को, 44 को। लिस्ट तो बहुत थी, 180 की थी शायद, 180-90 के आसपास। उनमें से मुझे ये 44 ही लगी जो बार बार आती है। अब इसमें भी है ना, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए सबका, भाई ये है क्या, किससे संबंधित है। अब देखो जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, 5 लाख वाला बीमा वाली बात पता हो, ऑब्जेक्टिव पता हो, बस बहुत है ना। इसमें भी कुछ नहीं है। वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम आपने नाम सुना होगा भाई, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत इसके बारे में हल्का सा, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पता हो तो ठीक। एक देखना प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें एक बात लिखो, ये वापस इसका फेज स्टार्ट हुआ है शायद, एक कौन सी तारीख मुझे याद नहीं आ रही, 2024 से स्टार्ट हो गया वापस, एक शायद सितंबर है? एक एक बताओ, वो डेट पता होनी चाहिए यहाँ पर, आई भी थी इसमें, मैंने बताना भूल गया ये डेट पता होनी चाहिए यहाँ पर कि कौन सी डेट है वो 2024 को। बाकी इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे वो। पीएम पोषण में जो अपने राजस्थान वाली इको सर्वे में दिया बस उतना ही पूछेगा, मिड डे मील का ही नाम है एक तरह से। स्टार्स योजना का मैंने पूरा आपको बता दिया कि वर्ल्ड बैंक का है, जो भी मामला अपने राजस्थान इको सर्वे मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये। पीएम श्री और स्टार दोनों के बारे में बता दिया। मत्स्य संपदा में कुछ नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं पूछेगा, नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ये कर रहे थे, इंडियन इको कर रहे थे, बताया था ना वो पैसा याद रखना है, क्या याद रखना है, बस वो ही उतने। ठीक, अमृत वाले में कुछ नहीं रखना, अभी 2.0 चल रहा है। ऑब्जेक्टिव पूछता है ये सीवरेज से संबंधित है, इसका केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सीवरेज कोई जल वल का मैटर है बस। स्मार्ट सिटी में नहीं, कुछ भी नहीं है कभी। एक देखो ई बस सेवा, ये कहां पर इसका कुछ मिले ना तो देख लेना, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। कृषि विकास सिंचाई योजना के बारे में मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं है। जल जीवन मिशन का बता दिया, 50-50 रेशियो 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट हुई। नदियों को आपस में जोड़ना, तो तीनों वो चीज, कैन बेतवा, गोदावरी वाला और अपना वाला, ठीक है ना। ये देखो मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा, आपको पता हो तो क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने, ये देखो क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्या है 23 में पूछा था, 23 में, कहाँ रह गया वो,
हम्म, मात्र वंदना कौन सा था? पूछा था नहीं क्वेश्चन, याद हो तो आपको, योजनाओं में है। हाँ पूछा था उन्होंने। पूछा था शायद, मिशन वात्सल्य ही पूछा था। हाँ, मिशन मार्शल। धन्यवाद। ये तो अभी सेकंड ग्रेड में आया था शायद तक। एनपीएस हाँ, एनपीएस जैसे वात्सल्य पूछा था सर शायद। क्या पूछा सेकंड था? ग्रेड में आया था वो। एनपीएस वात्सल्य सर शायद एनपीएस जो वात्सल्य है ना उसके लिए पूछा था। अच्छा वो, हाँ, तो सेकंड बस ग्रेड में इसमें आया केवल था इतना सर ही है। जो। देखो जो मतलब क्लियर नहीं हो ना, वो नाम से, जैसे मिशन शक्ति मतलब महिला संरक्षण एवं सशक्तिकरण मिशन, बस ऑब्जेक्टिव क्या है। वात्सल्य मतलब बच्चों वाला मैटर है, शक्ति मतलब महिला का है। नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन भी दोनों तीनों है ना, फिर वो डिलीट ही होता क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि उसमें दोनों तीनों ऑप्शन वो अब माताओं के देखो लिए जैसे ये आ था। सकता है, पीएम अजय, इनमें केवल इतना ही देखना है। ये मैंने 2 पेज इसलिए अपलोड किए थे कि मुझे लगा कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 3-4 योजनाओं के आएंगे ना, बाकी तो मैंने आपको बता दिया सारा कि भाई कौन कौन सा आने वाला है, जहां जहां पर आया पॉइंट। उसके अलावा ये जितनी भी योजना है ना, इनमें केवल आपको मोटा मोटी पता होगा ये संबंधित किससे है। अब पता चले ग्राम सड़क योजना, आपको पता ही नहीं है भाई सड़क से संबंधित है, गाँव की सड़क है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, हल्का फुल्का। बस उतनी ही डिमांड करता है अगला ये। जैसे मान लो, तो इसको एक बार देख लेना, अपनी नजरों से घुमा लेना इसको। जैसे मान लो पीएम अजय है, अब ये वो आपको इतना ही देगा, पीएम अजय क्या है, तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अब ये एससी से संबंधित है। ये ऑप्शन मतलब ये आ जाएगा क्वेश्चन की पीएम अजय क्या है, ऑप्शन आ जाएगा भाई, कोई अजय वॉरियर का बात चल रही है, कोई युद्धाभ्यास है, ऐसे है ना, कुछ भी जैसे ऑप्शन बना देगा। तो ये भाई इनके लिए है, ऐसी समाज के लिए, बस ठीक है, छोड़ो। ग्राम सड़क योजना कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना केवल डे एनयूएलएम और डे एनआरएलएम, दो ही स्कीम है, इनका ऑब्जेक्टिव पूछता है केवल, जो अपने राजस्थान इको सर्वे में भी है, बस। आवास योजना ग्रामीण है, उसका लिखा हुआ ना, 1,20,000 रुपए मिलेंगे, 12,000 टॉयलेट के लिए मिलेंगे, और 90 दिन का वो मनरेगा में काम करता है, बस। आवास योजना पर, आवास योजना पर शहरी वाले में तो वो डेट याद रखना, क्योंकि इसका शायद पैसा बढ़ाया है अभी, आवास योजना का बहुत मतलब ज्यादा पैसा बढ़ा दिया है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। और उसमें शहरी वाले में एक डेटा और याद रखना कि 3 करोड़ घरों में, अभी 3 करोड़ घर का टारगेट है शायद आगे का, तो वो दोनों फैक्ट है ना, डेट और किसान सम्मान निधि है, वो 6,000 रुपए वाला मैटर है। अब देखो जैसे ये पूछ सकता है पीएम डेवाइन, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, बस इतना ही पूछेगा आपसे। पीएम डेवाइन आ जाएगा लिखा हुआ, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का मामला है। ये जो पीएलआई है, इनके जो फैक्ट है मैंने लिखवा दी। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल से संबंधित है, एलपीजी नहीं पूछेगा। पीएम सूर्य घर है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी। कुसुम योजना का आपने राजधानी को सर्वे में आ गया। विश्वकर्मा का बता दिया मैंने, रोजगार सृजन कार्यक्रम का बता दिया, अटल भूजल का बता दिया, फेम का नहीं पूछेगा। बाकी ये संबंधित किससे होती है, इलेक्ट्रिक वाहनों की तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु फेम इंडिया का सेकंड वर्जन चल रहा है, ये निवेश से संबंधित है। इस तरह से ये आपके 2 में सारा मामला आ गया पूरा, ठीक। अब देखो सूचकांक कवर होगी, आप कर लोगे ना दोनों। रैंक याद रखनी है, स्कोर भी याद रखना है, और टॉप कंट्री भी याद रखनी है, लास्ट वाली कंट्री याद रखनी है। और क्या ऑनलाइन को जारी। क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक, हम्म, याद रखना दोनों का अच्छे से, ठीक है ना। उसके अलावा ये मैंने बता दिया आपको, उद्योग का हो गया, कृषि का हो गया, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में देखो, एक तो ई कॉमर्स में ये याद रखना आपने कि, एक मिनट रुको, इसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने की संभावना। एक तो पॉइंट ये लिखो, 2030 और 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लिख लिया। और अगले 3 से 5 वर्षों में आधुनिक खुदरा की हिस्सेदारी कुल खुदरा बाजार से 30 से 35% बढ़ सकेगी, बढ़ जाएगी, मतलब 30 से 35 वाला फैक्ट, 3 से 5 वर्ष, ये डायरेक्ट फैक्ट उठा लेगा कई बार। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है कि इनके लिए जो नियम है ना, ये छोड़ो, नियम और संशोधन है, तो एक पॉइंट और था यार यहाँ, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 ई कॉमर्स, कुछ आए तो ये थोड़ा देख लो, एक पॉइंट। उसके बाद में माइक म्यूट रखो किसी का फोन। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट था यार, तो बताना था आपको।
ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये बताना था। अच्छा, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक अग्रणी पहल है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इतना ही पूछेगा भाई ये क्या है। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है कॉमर्स वाला, लेकिन फिर भी याद रखना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC उद्योग। अब इसको कौन जारी करा, अपने का वाला जो विभाग है। उद्देश्य याद करना है इसका। उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना और छोटे व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करने के डिजिटल कॉमर्स के लाभों को फायदा उठाने में सक्षम बनाना, और ONDC नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के विभिन्न घटकों को अलग अलग करने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये पूछ लेगा कि ये है क्या चीज और कौन कर रहा है। DPIIT मतलब जो इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है, वो इसको उनकी ये पहल है एक तरह से। उसके बाद देखो ONDC की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई, तो ये डेट पूछ सकता है, जनवरी छोड़ो 22 याद रखो, ठीक। और तो क्या पूछेगा इसमें, लग नहीं रहा मुझे, यही है इम्पोर्टेंट। सब्सिडी वाले मैंने बताई दिया आपको सारे पॉइंट 2015 में ही, ठीक है। अब देखो ये सारे डेटा मैंने पूरा करंट का पूरा आपको मैटर सारा बता दिया है, ठीक। अब आता हूं मैं पॉइंट नंबर 51 पे। अब देखो GST का बता दिया, लोक वित्त का बता दिया, बजट निर्माण का बताना है, राष्ट्रीय आय का बताना है। 2 पॉइंट, राष्ट्रीय आय, बजट निर्माण, राजकोष, ये पॉइंट बताने हैं आपको। एक मिनट रुको। बोरियत तो नहीं हो रही ना कहीं, जैसे क्लास में ऐसा हो रहा हो? नहीं ना सर। ना, ठीक ठीक। नो सर। अब देखो मैं आपको पॉइंट, जो पॉइंट रह गए मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ। कुछ पॉइंट रह गए हैं ना, जो मैं आपको लिखवाता हूँ, रुको 1 मिनट। सर इसमें कोई इंग्लिश का टर्म भी अगर आपको याद आए तो बता दीजिएगा साथ में। इंग्लिश का टर्म बता दें, हिंदी वाला नहीं हो रहा है, एक बार रुको तो सही। 1 मिनट। इंग्लिश वाले इसकी फोटो लेके गूगल ट्रांसलेट भी हो जाएगा वैसे। एक तो देखो जो मिशन इंद्रधनुष है, एक लिखो आगे, मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों के खिलाफ है, ठीक। उसके आगे लिखो 6x6x6, ये लो इंग्लिश में आपके लिए रणनीति, ठीक। 6x6x6, ठीक है ना। 6x6x6 रणनीति, ऐसे लिख लो। मैं कुछ ऐसे पॉइंट लिखा रहा हूँ जो मतलब मिसलेनियस नहीं रह गए अपने, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा भाई। ये रणनीति किससे संबंधित है, तो एनीमिया से संबंधित है। ये एनीमिया को कम करना, मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों के लिए, ठीक। चलो आगे। यस सर। उसके बाद में आप नोट करो पॉइंट, जादुई पिटारा, ये शायद नहीं पूछेगा वैसे। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। साइंस का मैं छोड़ू। एक देखो वो तीनों बता दी ना मैंने, वो जो सुरक्षा बीमा आई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट थी, तीनों बताई थी मैंने ना। उन तीनों के बारे में डेटा याद है क्या आपको, बताऊं? 2015 में शुरू हुई थी ये। इसमें ये याद रखो आप, एक तो है जीवन ज्योति प्रधानमंत्री, मैम आप बता दो ना एक बार बोलने, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका है 18 से 50 है एक तो एज ग्रुप। हाँ मैं बता रही हूँ, नोट आप कर लो बताओ, सब। हाँ, बोल पाओगे अच्छे से, बोलो, मैं देखता हूँ और कुछ रह गया। हाँ मैं बता रही हूँ, अभी इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बता दूंगी, हिंदी नहीं वालों हिंदी को में बता दो, इंग्लिश वाला कर लेंगे, 1-2 लोग जुड़े हुए हैं, हिंदी में बताओ आप कुछ। अच्छा जीवन ज्योति ठीक है, बीमा योजना हाँ 18 बता से रही हूँ। जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि टाइम फिर। हाँ हाँ हाँ। हम्म।
एक देखो, प्रधानमंत्री जो आवास योजना बताई थी ना मैंने, उसमें मैं जब तक वो बताई उससे पहले मैं एक बार पॉइंट और बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3.47 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, ठीक है ना। 2024 तक 3 करोड़ घर पक्के उनको बनाने थे और उन्होंने 3.47 करोड़ घर बना लिए। ये कोई नॉर्मल सा फैक्ट है, पूछे तो कहीं आवास योजना में। बाकी सारे पॉइंट आपको याद है, कोई चांस बनता नहीं है पूछने का, ठीक है ना। उसके अलावा विश्वकर्मा का मैंने आपको बता दिया, और पीएम जनमन का देख लिया ना आपने। उद्यमिता और विकास मंत्रालय, मतलब पीवीटीजे से संबंधित है, ठीक है ना। आदिम जनजातियों वाला है, और जो अपने इको सर्वे में इसका केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको जनमन का। 1 मिनट बस। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दूसरे में। बेरोजगारी में कुछ भी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आप लिखो, फिलिप्स कर्व है वो लिखो। कोई पूछे तो ऐसे देख लेना, ये किस किस के बीच में होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तरफ तो क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। एक मिनट, एक तो आएगा यहाँ पर बेरोजगारी आएगा लिखा हुआ। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किसके मध्य होता है, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के रेट के मध्य होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और ऐसा ग्राफ होता है। हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, हाँ, उसमें एक तो लिखना है मई 2015 से लॉन्च हुई है, 18 तीनों से 2015 50। से स्टार्ट हुई है। पहला हाँ, मई क्वेश्चन 2015 मई और छोड़ो, 18 से 50 वर्ष। 18 से 50। हाँ, और 436 रुपए का प्रीमियम मिलता है इसके अंदर हर, ये है 436 रुपीज का प्रीमियम है इसके अंदर। सर ये कौन सा गर्व था सर नाम? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिलिप्स कर्व था ये, तो फिलिप्स कर्व बताया इन्होंने, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में। लॉरेंस का थोड़ी है क्या? ओके थैंक यू। फिलिप्स, फिलिप्स करो। हाँ बताओ आगे प्रधानमंत्री हाँ, हम्म, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी 2015 की है। उसमें भी एज ग्रुप इम्पोर्टेंट है, उसमें 18 से 70 वर्ष है। और उसमें प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, वो मार्च 2019 से है। उसके अंदर 18 से 40 वर्ष है। और जो आपकी मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। और ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस के सदस्य नहीं होने चाहिए आप। तो पहले ये और बताओ एक बार इसमें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 18 से 50 मैंने है ना। बताई ना, जीवन ज्योति मई 2015 में लॉन्च होती है, 18 से 50 वर्ष। हम्म, और प्रीमियम राशि जो है वो 436 रुपए प्रति वर्ष है। 436 स्क्रीन पे देख लो आप। 436 रुपए इसके याद रखने हैं, और ये एज ग्रुप याद रखना है। दो बात, सब 2015 में स्टार्ट हुई है। अटल पेंशन, सुरक्षा और जीवन। अब देखो सुरक्षा हाँ, की एज ग्रुप क्या है, 18 से 18 से 70 वर्ष है। 70, और प्रीमियम उसमें कितना है, 20 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम है। 20 रुपए। और अटल पेंशन योजना में 18 से 40 एज ग्रुप है, और जितना पैसा जमा कराओगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा 60 साल बाद में, ठीक है ना। हाँ, और श्रम योगी मानधन है ना, वो मार्च 2019 की है। ये 2019 की है, मार्च उसमें को छोड़ो 18 से 2019 40 वर्ष है आयु। में, ठीक है। और और उसके अंदर प्रीमियम, 2 क्राइटेरिया और है कि उसमें मंथली इनकम 15,000 या उससे कम हो, और ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस का सदस्य ना हो। इनका तो नहीं होना चाहिए, हाँ, हाँ, ठीक और है ना। प्रीमियम जो है वो 55 से 200 रुपए के बीच है, और वो डिपेंड करता है एज पर। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम है उसमें। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, ये चारों स्कीम इनके बारे में पूछ इसमें सकता एज है। ग्रुप इम्पोर्टेंट है, जो सर ने बताया ना, ये एज ग्रुप से ही फ्लक्चुएट करेंगे सब कुछ। और देखो मैं आपको बताऊं डेटा का,
ई कॉमर्स का नियम 2020, ये लिख लेना आप, लिखिए ना आपने, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020, ठीक, लिख लिया था ना ई कॉमर्स के आगे। और वो जो अभी उनको वो अग्रणी पहल थी एक DPIIT, वो बता दी ना, ठीक है। हाँ, जो पॉइंट रह गए वो मैं एक बार वापस देख रहा हूँ, पूरी 2-3 फाइल है मेरे पास, उसमें देख रहा हूँ कि कुछ पॉइंट रह गए नहीं गया इंपॉर्टेंट। हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में कंफर्म है क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लेना, तीनों चारों डेटा बता दिए थे मैंने। एक देखो डाउट किसी के बार बार आ रहा था कि है ना रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी है वो है ना स्थान है, दूसरा स्थान है, और सोलर में आया था ना एक डाउट, वो क्लियर कर दो मैं इतनी देर में। नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा का किसी का डाउट था ना, एक अच्छा कौन अच्छा, बोल अभी रहा बताती हूँ। हम्म प्रीमियम ऑफ श्रम योगी, प्रीमियम ऑफ श्रम योगी तो बताती हूँ, 55 से लेके 200 रुपीज तक है नेहा, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। और ये जो वर्कर्स है ना उनके लिए थी ये योजना पूरी, श्रम योगी मानधन योजना। एक चीज और लिखो, जो NW है ना, वाटर नेशनल वाटरवेज है, उनकी संख्या पहले देखो 5 थी ये, ठीक, फिर 106 और बढ़ गई, उसके बाद अभी इनकी संख्या 111। इसके लिए एक एक्ट आया था, 6 से याद करो, देखो 6 को 5 लाओगे तो 16 बन जाएगा, 16 को एक्ट आया था, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत NW की संख्या अभी 111 हो गई है। शुरुआत में 5 थे, पहले 5 वाटरवेज थे, उसके बाद 106 हो गए। ये आपको लिखना है, जो परिवहन गलियारे ना उसके आगे लिख लो ये, कि अभी टोटल वाटरवेज की संख्या हो गई 111। वाटर मतलब पानी वाले मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक जो सेकंड ऑल ओवर रिन्यूएबल एनर्जी है ना, एक सेकंड रुको, ये NW वाला समझ में आ गया, 5 था फिर 106 हो गया, अभी संख्या कितनी की 111, या तो ये फैक्ट पूछ लेगा कब आया, 2016 में आया, समझ में आ गया एक। आ रहा है सर, आ रहा है। लंबाई का ऑर्डर पूछे तो ये देखना, 1 4 2 5, नेशनल वाटरवेज 1 2, मतलब नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 4, नेशनल वाटरवेज 2 और नेशनल वाटरवेज 5, ये ऑर्डर 14-25। एक सबसे लंबा है, 4 नंबर का है, बाद में 2 नंबर का है, 5 नंबर, 5 तक है पूछता है, उसके बाद 106 वाले 106 तक नहीं पूछता है बाद क्या, ठीक। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना आप कि भाई ऐसा कुछ है ना, और कोई ये 104 को छोटे छोटे बना दिए होंगे। हाँ, मनोज छोटे जी। छोटे 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 5 बड़े हैं जो शुरुआत में बनाए थे। हम्म। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसके हम्म, टॉप 5 स्टेट लिख लो, 30 अप्रैल 2024 तक वेबसाइट पे दिया हुआ है। हम्म, फर्स्ट नंबर पे है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे आप विंड से बनाओ, चाहे आप सोलर से बनाओ, पंप हाइड्रोजन से बनाओ, किससे भी बनाओ, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में फर्स्ट राजस्थान है, सेकंड गुजरात है, थर्ड तमिलनाडु है, बस बहुत है 3, फोर्थ कर्नाटका है, 3 बहुत है मैम, 3 बहुत नहीं पूछता है। 3 बहुत और है, और सौर का और पवन का भी बता दीजिए अलग से। विंड में फर्स्ट गुजरात है, सोलर में फर्स्ट राजस्थान है, और कोल के अंदर छत्तीसगढ़ है फर्स्ट। कोल को छोड़ो, कोल नहीं पूछेगा, सिलेबस में नहीं है। इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बता दो, जैसे सोलर की और विंड की। नहीं, यहाँ पे तो सोलर विंड में सोलर में फर्स्ट राजस्थान ही दे रखा है, जो मेरे पास मैप है उसके अंदर, और उसके अंदर विंड में गुजरात को ही कर रखा है हाईलाइट। मैम, ओके। जो जैसे एक तो इंस्टॉलेशन पावर होती है और एक जनरेशन पावर होती है उसके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से है ये। क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद आ रहा है कि सूजस में मैंने कहीं एक जगह फैक्ट देखा था कि राजस्थान जो है वो सोलर और विंड में फर्स्ट नंबर पर है, तो ये मैं बड़ा आपको कंफ्यूजन मुझे। सर के मीडियम से ना स्क्रीनशॉट शेयर करा दूंगी, जो वेबसाइट है ना उस पर नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर। हाँ, विंड पर में इसको सीधे याद करो, और इनको पॉइंट टैक्ट है ना, इनमें ज्यादा उलझो मत आप, है ना, सीधे नहीं, विंड में पहले तमिलनाडु था, अभी गुजरात है, अभी मैं लिख राजस्थान। दूंगा, गुजरात मैं है नोट कर विंड दूंगा, में। इसको छोड़ो, इस डाउट को छोड़ो, हटाओ इसको।
नहीं नहीं, वो सुनो। जो कह रही है ना उसका सॉल्यूशन कर देंगे, कंफ्यूजन दूर कर देंगे, हाँ, जो देखो इंस्टॉल्ड अगला फैक्ट लिखो कैपेसिटी है आप। और जो रियल कैपेसिटी है उसका। मेक इन इंडिया जो है ना, मेक इन इंडिया, उसमें लिखो 2 फैक्ट। मैं जो अभी मेक, करती हूँ सॉल्व, देखो हाँ अभी। हाँ ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा ग्रुप पे। जो चीज डाउट है ना उसको छोड़ते जाओ, मेरे दिमाग में सब है। मेक इन इंडिया वाला लिखो पॉइंट, मेक इन इंडिया 2.0। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2.0 में कितने क्षेत्र हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 क्षेत्र। लिख लिया। 27 को 2 भागों में डिवाइड करना। 15 है विनिर्माण क्षेत्र के और 12 है सेवा क्षेत्र। समझ गए? सेवा वालों को कौन देख रहा है? वाणिज्यिक मंत्रालय, और ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो ये डेटा फैक्ट आपको याद रखने दोनों। याद हो गया क्या? मेक इन इंडिया जो है ना उसका 2.0 वर्जन चल रहा है ना अभी, उसमें 27 क्षेत्र है, फोकस किया जा रहा है उनके ऊपर, दुनिया का प्रमुख विनिर्माण हब बनाने के लिए। 27 क्षेत्र, तो आपको पूछेगा 15 विनिर्माण के हैं और 12 सेवा के। समझ में आ गया? ये लिख लिया गया ये? यस हाँ yes, बोलते sir. जाओ फटाफट। यस सर। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख लिया। पीएलआई स्कीम में मैंने क्या बताया था? 14 क्षेत्र बताए थे, ये लिख लिया था ना पीएलआई में? यस 14। सर। ठीक। हाँ बोलते जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम होता नहीं है। फिर देखो लॉजिस्टिक नीति का मैंने पूरा बता दिया आपको। 25 देश में शामिल करना है 2030 तक। 38 रैंक है, बार बार बता रहा हूँ। इसके ओके। अलावा एक क्वेश्चन और वो पूछ सकता है। वैसे ही राजस्थान मतलब पूरे भारत में भी एक सूचकांक निकलता है लॉजिस्टिक पर, जिसका नाम है एल लीड्स, LEADS। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये कौन निकालता है? तो ये से लिख लो, लीड्स के आगे लिख लो वाणिज्यिक मंत्रालय। ठीक, बस। उसके बाद चलो गति शक्ति में, गति शक्ति छोड़ो। हाँ, गति शक्ति में मेन प्रमुख 7 इंजन पे फोकस है। हम्म, ऐसे लिखो, पीएम गति शक्ति लिखो, पीएम गति शक्ति। गति शक्ति में ये लिखना है कि ये प्रमुख रूप से 7 इंजन पे फोकस कर रहा है। वो इंजन कौन कौन से हैं? पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है हवाई अड्डे, चौथा है बंदरगाह, पांचवा है जलमार्ग और छठा है लॉजिस्टिक और सातवां है आपका सार्वजनिक परिवहन। ठीक, सड़क, रेलवे, हवाई, बंदरगाह, जलमार्ग, लॉजिस्टिक और सार्वजनिक परिवहन। ये है गति शक्ति के बारे में। समझ में नहीं आ रहा? दिखा नहीं? सर लिख लिया। हाँ लिख लो, ये राइटिंग समझ में नहीं आई। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये इसमें मैंने बता दिया था आपको कि 6 लाख करोड़ का मैटर बता दिया 2025 तक। लिख लिया फिर ये? लिख लिया। लिख लिया ना? उसके अलावा ठीक है, 12 मंत्रालय वाली बात लिखी ली, मंत्रालय विभाग ऐसा कुछ लिखाया था। ठीक है, अवसंरचना पाइपलाइन में NIP में वो भी लिखवाई थी। 111 लाख करोड़ रुपए लिखाए थे। एक बात, 2025 तक 5 ट्रिलियन GDP प्राप्त करने का वो है लक्ष्य। कहीं पर ये आए तो देख लेना, 2025 तक 5 ट्रिलियन। उसके अलावा परिवहन में 58% लिखाया था, ऊर्जा क्षेत्र में 24% लिखाया था ना? ठीक, 2020 से शुरू है ये देख लेना NIP। अब आओ आप पॉइंट नंबर, नवाचार सूचकांक में रैंक बता दी मैंने आपको 39। याद है ना, विपो जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, 39 रैंक है। याद है ना? यस सर विपो। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद सेवा क्षेत्र में 55% योगदान है ही। यस सर। भारत का सेवा निर्यात दुनिया के सेवा निर्यात का 4.4% है। ये तो छोड़ो, इसको नहीं पूछेगा ये तो नहीं है। उद्योग में 8 कोर इंडस्ट्री मैंने अपलोड कर दी थी। 8 कोर इंडस्ट्रियों के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ 2 नंबर में, तो ये इधर पूछ सकता है प्री में। 21 में आया था क्वेश्चन। 8 कोर इंडस्ट्री के नाम पता होने चाहिए। सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक लिखे हुए हैं, ग्रुप पे देख लेना 8 कोर इंडस्ट्री। ठीक है ना? और इनमें ये भी याद रख लेना जैसे किसका तो सर्वाधिक योगदान है। रिफाइनरी, रिफाइनरी का सबसे ज्यादा है, रिफाइनरी उत्पाद अधिकतम।
ज्यादा है और उर्वरक है ना, फर्टिलाइजेशन उसका से सबसे कम। कम। पीएम प्रणाम मैंने बता दिया आपको, ये किससे संबंधित है ये याद रखना है। उसके अलावा मेगा फूड पार्क है वो चॉइस है अभी, है ना, इन पे अभी काम चल रहा है। मेगा फूड पार्क चॉइस लिख लो। उसके बाद में नमो ड्रोन दीदी, इसके बारे में मैंने बता दिया था ना, बताया था ना डेटा कुछ, इनको हेल्प करेगा क्या, बता दिया था। एक मिनट और रुक जाओ बस। कुछ और डेटा रहेगा तो मैम एक बार बताना, देखिए कुछ और पॉइंट कहीं पर हो। नहीं बनाया था मैंने पॉइंट तो। अब देखो जो राष्ट्रीय आय, राजकोषीय गाथा, इनके जो भी चीज मैं अपलोड करूंगा, जो 12th क्लास की जो बुक है ना, उसमें जहां जहां इंपॉर्टेंट है ना, मैं राष्ट्रीय आय का वो फॉर्मूले लिखे। हेलो, हाँ वो जो ये बता रहे थे ना, जनरेटिंग एनर्जी और इंस्टॉल कैपेसिटी, दोनों दोनों में अब तमिलनाडु फर्स्ट हो गया है। अभी अपडेशन हुआ है, वेबसाइट पर जाके देख सकते हो आप। दोनों में गुजरात फर्स्ट है, क्योंकि जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। इसलिए ये ध्यान रखना। और वैसे भी तमिलनाडु को पीछे छोड़ के गुजरात आगे आया है। और पीआईबी ने भी अपडेट किया है एक डायग्राम देके, जिसमें सर बार बार आपको बताते हैं 29 पॉइंट इतना सोलर का राजस्थान का है, तो वो पीआईबी ने भी पूरा अपडेट करके दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अभी गुजरात है ना, मतलब गुजरात हाँ, और राजस्थान। गुजरात है दोनों में ही। अगर जनरेटिंग में पूछे तो भी, विंड में और इंस्टॉल्ड में पूछे तो भी गुजरात फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है और कर्नाटका थर्ड है। 5th नंबर पर है राजस्थान विंड में। अब सुनो, अगला पॉइंट लिखो, ये 16वां वित्त आयोग है, इसका मैंने बता दिया था, अरविंद पनगड़िया के बारे में बता दिया कि वो अध्यक्ष थे और सचिव लिख दिया था वहां, ये रंजनम पांडे करके लिखा था, और अप्रैल 2026 से शुरू होगा आगामी 5 साल के लिए, ये लिखा हुआ ग्रुप पे। 16वां वित्त आयोग के बारे में ध्यान रखना, ठीक है, ये 2-3 फैक्ट। उसके बाद में एक मैंने एफआरबीएम के बारे में अपलोड किया था, याद हो तो, एफआरबीएम किया था ना, 2005 में। यस सर, अपलोड किए। अपलोड किया था ना। अब उसके 2003 और राजस्थान में 5। एफआरबीएम वाले में 2-3 बात और नोट करो, जो आपकी इसमें लिखी हुई है, 12th क्लास वाली बुक में लिखी हुई है। एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, 2023 के प्री में पूछा था कि 2005 में राजस्थान में ये इम्प्लीमेंट हुआ, पूछा था ना, वो इको सर्वे से पूछा था। तो अभी 12th क्लास की बुक में ये लिखा हुआ है कि जो 2003 का जो एफआरबीएम अधिनियम था ना, उसके नियम कब से अधिसूचित हुए, तो कब से हुए, 2004 से। ये फैक्ट लिखो राजकोषीय के पास में, 2004 जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया इस अधिनियम को, 2003 वाले एफआरबीएम को। समझ में आ गया? यस सर। लिख लिया नहीं फैक्ट? यस। ये देखो लिखा हुआ स्क्रीन पे देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है। 12th क्लास की जो बुक है ना, वहां जो टॉपिक बच गए ना अपने, राष्ट्रीय आय, राजकोष, मौद्रिक, ये सब वहां लिखे हुए, वहां से क्वेश्चन उठाता है। समझ गए बात आप? तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, ये पूछ सकता है, इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव में अधिसूचित किया गया, तो ये 2004, एक तो ये याद रखना। ये सारे मैंने अपलोड कर दिए थे कि भाई कितने % से कम करना है, किया था ना एफआरबीएम लिख करके वो, ठीक है ना? यस सर। अब आप ये लिखो, बजट के आगे लिखो, 2-4 फैक्ट और लिखो बजट के आगे। जो योजना, पहले क्या होता था, देखो बजट है ना, बजट को योजना और गैर योजना के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, योजना और गैर योजनागत ऐसे करके।
अभी जो पैटर्न है ना वो चल रहा है राजस्व और पूंजीगत के हिसाब से डिवाइड करके चल रहा है। तो ये जो योजना और गैर योजना वाला है ना, ये कब हटाया गया? 2017 में। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो लिखो बजट में क्वेश्चन ये पूछेगा कि योजना और गैर योजनागत जो सिस्टम है उसको 2017 में हटा दिया गया, उसकी जगह राजस्व और पूंजीगत वाला सिस्टम आ गया है। ठीक है ना, ये पॉइंट लिखो। लिख लिया? यस सर। एक मिनट। एक आर्टिकल 112 आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने देखो लिख रखा है 112 के बारे में लिखा हुआ है, तो पूछ सकता है आर्टिकल 112। ठीक है ना, आर्टिकल 112 लिखो। लिख लिया ना? यस सर। उसके बाद में ये सर याद करने नहीं करने M1 M2 M3 लिक्विड कौन सा ये करने क्या करना है मैं बताऊंगा ये वो। अब देखो क्वेश्चन M1 M2 वाले में ना, ये मतलब पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछली बार और उसमें याद क्या रखना है जो मैं बताऊं। जैसे सर ये विवरण, आप अपलोड कर दोगे ना ग्रुप में? हाँ ये अपलोड कर दूंगा, ये पीडीएफ में अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी है ना इतना बताना, हर चीज को बताना फिर है ना वो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जितने फॉर्मूले मेरे को मिलेंगे ना उसमें 2 ही पेज में आ जाएंगे सारे वो। वो आपको नोट कर लेना, वो ओके सीधे रटने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे M1 का मतलब क्या है, CU प्लस DD। अब ये क्या चीज होती है बताऊंगा मैं। M2 वहां पर ऑप्शन में इतना ही लिखा हुआ है ये क्या है M2, तो ऑप्शन में ये आ जाएगा। जैसे M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं, ये ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये आंसर टिक करना है, डायरेक्ट वो यहीं से उठाएगा क्वेश्चन। तो ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है ना, तो मैं जितने भी फॉर्मूले अपलोड करूँ ना, जैसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद का करूँ तो भाई ये क्या चीज है, तो ये डायरेक्ट ये उठा लेगा फॉर्मूला इस टाइप से। ठीक है ना, क्लास थोड़ा लंबी हो रही है और वो डेटा थोड़ा निकालना, 1 मिनट। अब जैसे मान लो ये आय विधि वाला है, राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है ना आपने, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों का उल्लेख है, तो ऑप्शन आ जाएगा कौन कौन सी है, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि, ऐसे कि कौन सा नहीं है। अब ये डायरेक्ट जैसे मान लो लिखा हुआ है वहां पर, तो इस टाइप का क्वेश्चन उठाएगा। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा ये पूछेगा भाई ये जो है ना द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसने लिखी, इसके बारे में लिखा हुआ है उसके अंदर, इसलिए क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है ना, एडम स्मिथ के बारे में। उसके अलावा जैसे ये सरकारी बजट वाले में ये चीज लिखी हुई थी, तो उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद में ये M1 M2 M3 इनके बारे में कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको सीधा लिखेगा। एक जैसे ऐसा लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रयोजन आय क्या है, तो ये फलाना ये चीज करके ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में। तो मैं ये काट काटी केवल जो है ना काम काम का है ना आपके, वो यहाँ से क्रॉप करूंगा, उसकी 1-2 पेज में बनाऊंगा, वो आपको नोट करने हैं सीधे। ठीक है ना, ओके सर। जैसे ये हो गया तो इसको डायरेक्ट भाई क्या चीज है। अब इसको देखो, अब मैं आपको समझा देता हूँ जो समझाने वाली चीज है 5 मिनट के अंदर। ठीक, पहले घाटे समझा देता हूँ। वैसे आपके लंबी क्लास हो गई तो इससे थोड़ा सा एक बार हो रहा है, पर समझाना ही पड़ेगा, वो नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको पॉइंट। और कुछ लंबी नहीं है बॉस। चलना लंबी तो नहीं है क्या? ना ना। मेरे को बस आपकी चिंता ज्यादा, वैसे खुद नहीं है मैं तो। और कुछ लंबी नहीं है बॉस, इसको लंबी है। पूरी रात चलाओ बोली, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पास में ना। अरे इतने भी जोश में मत आओ यार, पूरी रात। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे बजट में ये पूछेगा कि योजना और गैर जो योजना वाला सिस्टम है ना उसको 2017 में हटा दिया गया। ठीक, उसके बाद में सरकार दो चीज पर अभी इसको लाती है बजट को। एक तो है राजस्व का कॉन्सेप्ट, एक है पूंजीगत का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट क्या चीज है इसको एक बार समझा देता हूं मैं, कि जैसे पैसा जितना भी बजट में आएगा और पैसा जितना भी बजट में जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट पूरा 2 ही चीज पर टिका हुआ है, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है ना, राजस्व और पूंजीगत पे टिका हुआ है। पहले ये कैसे आता था, योजनागत पैसा कितना आया या कितना गया उस पर चर्चा होती थी, तो उसको उन्होंने 2017 में हटा दिया था। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा इस चीज पर अभी केंद्रित हो गया। अब ये चीज क्या है, राजस्व क्या चीज होती है, पूंजीगत क्या चीज होती है, इसको आम भाषा में समझो एक बार। राजस्व क्या चीज होती है, जो सरकार को रेगुलर इनकम होती है, और वे क्या होगा,
भाई इसमें भी दो चीज आएगी, तो आय होगा तो आय हो जाएगा, और वे है तो वे हो जाएगा। सेम सिस्टम यहाँ आय है तो आय हो जाएगा, और वे है तो वे हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये समझना जरूरी है, तभी वो चीज समझ में आएगी आगे वाली। राजस्व आय क्या चीज है कि सरकार को रेगुलर इनकम होती है किसी चीज से, और सरकार को रेगुलर खर्चा होता है, वो राजस्व व्यय हो जाएगा। पूंजीगत आय क्या है, सरकार को मतलब एकदम से आय हुई हो, ये क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और पूंजीगत व्यय क्या है कि एकदम से खर्चा हुआ हो सरकार की। अब इसको ऐसे समझो, अपनी आम भाषा में समझो, जो अपन यूज करते हैं घरेलू में। आपको मतलब हर साल या हर महीने आपको रेंट देना होता है रूम का, तो वो किस में जाएगा, राजस्व में आय में जाएगा, राजस्व व्यय में जाएगा या पूंजीगत व्यय में जाएगा? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। जो चीज जैसे मान लो आप चाय पीते हो डेली, उसका खर्चा है, तो वो राजस्व व्यय में जाएगा। मतलब जो चीज आपकी सरकार का, आप कैसे समझोगे, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में देगा कि सैलरी, बताओ किस में जाएगी? गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई उनको सैलरी देते हैं, हर राजस्व महीने वाला। देनी पड़ेगी, तो वो राजस्व व्यय में चला जाएगा। सरकार को आय कैसे होती है रेगुलर? टैक्स से, तो राजस्व आय। रेगुलर टैक्स आता है, जीएसटी कलेक्शन है, वो हर महीने आएगा, 1.5 लाख 2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो आएगा, तो वो आय हो जाएगी। ये समझ में आ गया क्या आय इसका राजस्व वाला? इसको एक ही बात से समझना, ऑप्शन में राजस्व आते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए रेगुलर चीज आ रही है, मतलब हर मंथली 10 दिन से 20 दिन से जो भी होता है। पूंजीगत का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो एकदम से आता है। अब एकदम से कैसी चीज आती है, मान लो सरकार को छोड़ो, एक बार आप पर आओ कि आपने एकदम से कोई घर ले लिया 10 लाख का, तो किस में आएगा, राजस्व में जाएगा पूंजीगत में जाएगा? पूंजीगत में। मतलब सरकार ने, अपन ने 10 लाख रुपए खर्च किए, उसकी जगह अपन ने घर आए, तो अपना व्यय हुआ है पूंजीगत व्यय। सरकार कैसे करती है इसको, विनिवेश बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मान लो ओएनजीसी थी, उसको बेच दिया सपोज करो, थैंक यू सर। तो वो व्यय हो गया। अब आय क्या होती है, आय ये चीज होती है कि सरकार को एकदम से आय कैसे, जैसे मान लो मेरे पास घर था, मैंने बेच दिया, उसकी पैसे में मेरे पास आ गए 10 लाख रुपए, तो वो हो गया। सर लोन लेना किस में आएगा? इसी में आएगा ना, लोन इसमें आएगा लेना। पूंजीगत में, भाई एकदम से पैसा आ रहा है। अब लोन का ब्याज चुकाना, तो वो किस में आएगा बताओ? वो रेगुलर चुकाना पड़ेगा आपको हर महीने, रेगुलर होगा तो वो राजस्व व्यय में। वो राजस्व में चला जाएगा। अब लोन की बात है ना, तो इसका मतलब पूंजीगत की बात कर रहा है, लोन आना और जाना, क्योंकि एकदम से पैसा है। बस यही कॉन्सेप्ट है राजस्व और पूंजीगत आम भाषा में। अब इसमें और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना आपको? यस। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब गाठा होता है 4 टाइप का, 4 ही टाइप का गाठा होता है, 4 ही टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो फॉर्मूले मैं अपलोड कर दूंगा किसमें, ग्रुप पर 2 पेज में, बस उनको समझ लो एक बार आप। पहला क्वेश्चन पूछेगा राजस्व गाठा क्या होता है। अब देखो गाठा क्या होता है, जब कोई चीज ज्यादा, मतलब जैसे वे ज्यादा हो गया और आय कम हुई, तभी तो गाठा होगा ना। तो इसका मतलब वे पहले आएगा। भाई जैसे मान लो 120 रुपए का वे हो गया, 100 रुपए आय हुई, तो ये 20 रुपए प्लस में नहीं है, ये माइनस में एक तरह से घाटा ही तो है, 20 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? सर। तो वहां पर केवल इतना ही लिखा हुआ आएगा, राजस्व घाटा मतलब क्या होता है, राजस्व घाटा इज इक्वल टू आएगा राजस्व वे माइनस राजस्व आय। ये समझ में आ गया ना? यस सर। बस इतना ही आएगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। राजस्व घाटे में आपको नहीं उलझेगा बिल्कुल भी। 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, राजस्व घाटा इज इक्वल टू, वो यहाँ पर होगा भी, दिखा देता हूँ आपको। एक राजकोषीय घाटा भी होता है, वो क्या होता हाँ है? हाँ बताऊंगा, रुको रुको, तसल्ली रखो थोड़ा 2 मिनट। अब देखो इसमें इमेज में निकाल ली है, जैसे इस टाइप का वहां लिखा हुआ है, इसके पहले वाले पेज में लिखा हुआ है, वहां पर केवल इतना लिखा हुआ है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? पहला घाटा क्लियर हो गया। यस सर। दूसरे घाटे पर क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राजकोषीय घाटा। जो एग्जामिनर क्यों पूछता है बार बार, वो इसलिए पूछता है कि राजकोषीय घाटे में ही है जो बात समझने वाली, इसलिए पूछता है वो। ठीक, अब देखो राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोष का मतलब होता है, राजस्व का मतलब होता है केवल राजस्व की बात कर रहा है, पूंजीगत की बात कर रहा है मतलब पूंजीगत की बात करेगा। ठीक, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है ओवरऑल कोस्ट। सरकार के पास जितना कोई सिस्टम पड़ा है, सारे पैसे जोड़ लिए इसमें, पूंजीगत राजस्व है, कोई इधर उधर से आया हुआ सारा पैसा, मतलब कोस्ट में कितना पैसा पड़ा है, अभी कितना पैसा पड़ा है वहां पे सरकार के पास में। अभी अपन उससे पहले राजस्व की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो राजस्व की ही फोकस किया है उसने, पूंजीगत को छोड़ दिया है बिल्कुल अलग से। ठीक, अब देखो राजकोष को समझने से पहले एक बार और समझ लो, एक बजट घाटा होता है। बजट घाटा में इतना ही होगा, केवल वे माइनस आय, इतना लिखा हुआ आएगा। बजट घाटा इज इक्वल टू कुल वे माइनस कुल प्राप्तियां, नॉर्मल, और कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब आओ राजकोषीय घाटे।
ये समझ में आ गया ना राजकोषीय घाटा, तो वो अगले 2-3 घाटे और समझ में आ जाएंगे। राजकोषीय घाटा क्या है? पहली चीज है इसमें कि कुल व्यय माइनस कुल आय। पहले इसको ऐसे समझो, कुल आय। चीज तो वही है कि जितनी चीज जितना वे खर्चा हुआ और जितनी आय, उसके बीच का जो अंतर है ना, वही राजकोषीय घाटा है। लेकिन यहाँ पर एक लफड़ा है छोटा सा, बस उस लफड़े की वजह से सारा मामला ही उलझा हुआ है राजकोषीय घाटा। वो क्या चीज है? कुल व्यय तो ये का ये रहेगा, कुल व्यय तो सेम का सेम रहेगा। अब देखो व्यय की बात आई है ना, इसका मतलब क्या है चीज बताओ। इसके अंदर व्यय के अंदर दो चीज छुपी हुई है। पहला है राजस्व और पूंजीगत। ये बात समझ गए क्या? आय होती है ना सरकार को, तो वो दो ही तरीके से होगी, केवल राजस्व और पूंजीगत। वे होगा तो केवल दो ही तरीके से होगा, राजस्व और पूंजीगत। ये समझ में आ गई की बात पहली वाली? फिर लगाओ माइनस कुल आय। अब जो आय होती है ना सरकार को, वो भी दो तरीके से होती है। सही बात है, मैंने बताई आपको। यहाँ पर भी लिखो राजस्व है और पूंजीगत। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बस वो प्रॉब्लम ही समझनी है। वो क्या है? वो ये है, एग्जामिनर ये भी देगा, कुल वे देगा, कुल आय देगा। लेकिन यहाँ पर जो ये पूंजीगत वाला पैसा है ना, राजस्व पूरा आएगा, लेकिन जो पूंजीगत वाला पैसा है ना, उसमें उधार के पैसे को माइनस करना है। बस ये पॉइंट पकड़ना है आपको। पूंजीगत का पैसा भाई पूंजीगत में तो आएगा ना, उधार वाला। मैंने बताया ना अभी आपको, भाई एकदम से पैसा आ रहा है, उधार लिया तो किसी से लेके तो आया हुआ ना, वो 5 लाख 2 लाख 3 लाख। हाँ, बिल्कुल अब उसी में। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बढ़ाएगा वो सुनो। वो देखो एग्जामिनर कैसे क्या बोलेगा। फिजिकल डेफिसिट भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना। एफडी, ऐसे समझो क्या हो गया। फिजिकल डेफिसिट भी लिखा हो सकता है, एफडी भी मान लो। कुल वे, अब एग्जामिनर कैसे बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में। उधार के पैसे एक मिनट एक ऐड मिनट करके इसमें एक मिनट आवाज साहब नहीं है अभी, क्या बोले आप? ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय गाठा इज इक्वल टू कुल वे माइनस कुल आय। अब आय पूरी काउंट नहीं किए है, होनी तो पूरी चाहिए। अब कुल प्राप्ति में कौन सी चीजें आएगी? आय, वो राजस्व भी आ गई और पूंजीगत भी आ गई। लेकिन ये बोल रहा है कि पूंजीगत में उधार वाला मैटर निकाल दो। समझ में आ गया कि ये नहीं आया नहीं समझ में आया? सर। इसकी यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, मैं बढ़िया समझाता हूँ। आ गया सर, आ गया। यार मेरे से ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सारे वीडियो देख लिए ना, उसके बाद में मतलब मुझे कोई नहीं मिला आ गया सर समझ में। इस दुनिया में, कोई नहीं मिला जो सर मतलब आ मैं इस पे गया। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, ये मैं अच्छा समझा सकता हूँ। इससे बेस्ट क्या समझाओगे आप बताओ? कुल, इस पे कुछ समझना ही नहीं है। कुल वे मुनाल सर से भी अच्छा समझा रहा हूँ, वो भी नहीं समझा पाए थे मेरे को पता नहीं, कोई एक एनजीओ में कोई लगी हुई थी, कोई लेडीज है जिसने ये कोई बात बताई, तब जाके मेरे को समझ में आया कि ये मसला क्या चल रहा है। हाँ, इस पे कुछ नहीं करना है। कुल वे मतलब, वे का मतलब है राजस्व और पूंजीगत दोनों की बात कर रहा है, माइनस कुल प्राप्ति। अब भाई कुल प्राप्ति में दोनों चीजें तो आएगी, राजस्व और पूंजीगत। और ये उधार का पैसा माइनस करना, उधार का इसलिए करना है कि भाई वो वापस लौटाना पड़ेगा ना उसको, घाटा थोड़ी है। अब देखो, या तो एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा, वीडियो के चक्कर में मत करना, कोई नहीं समझा पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। उलझा देगा वो, गोल गोल घुमा के भेज देगा वापस। सुनो अगला पॉइंट। टेक्निकल टर्म्स हो थोड़ा सा, वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मैं सर। समझता हूँ कि आपको क्या चाहिए। देखो अब अगला क्या दे देगा, ऑप्शन ऐसे दे देगा, कुल प्राप्ति, मैथ का कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस प्लस उधार, या ये लिखा हुआ जाएगा ऑप्शन। समझ गए? या क्या करेगा, अगला कॉन्सेप्ट सुनो। या क्या करेगा, इसको वो ऐसे लिखेगा, कुल वे माइनस, ये जो कुल प्राप्ति है इसको खोलेगा। वो खोलेगा कैसे? लिखेगा राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। ये भेजूंगा मैं फॉर्मूले, तब आपको समझ में आएगा। राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति माइनस उधार, ये भी लिखा हुआ सकता है। ये आएगा एग्जाम में लिखा, ये है SLZ। कुल वे माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, दोनों चीज सही है, वहां यहां तक मान गए। ये उधार वाला माइनस करना है बस, वो भी पूंजीगत से।
या कैसे लिखा हुआ आएगा, एक बात और समझ लो, एक ही बात है, उसको घुमा घुमा के समझा रहा हूँ। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है, प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। बताओ एक ही बात हुई कि नहीं हुई है? ये कह रहा है कि भाई पूंजीगत तो है लेकिन गैर ऋण वाला वो पूंजीगत होगा। ये बात ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है। 2023 में क्या पूछा उन्होंने वो समझो। 23 में इन्होंने पूछा, थोड़ा वो डीप चला गया, ये उधार को भी खोल दिया उसने। जो उधार वाला था ना वो जोड़ के उन्होंने निकाला कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले आप ये हल्का वाला समझो, फिर वो भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ, अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कम से कम ये तो समझ में आया होगा ना राजस्व पूंजीगत क्या होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं समझा पाएगा राजस्व पूंजीगत। में बता दूं आज, रेगुलर इनकम मतलब राजस्व है, पूंजीगत मतलब एकदम से जो पैसा आता है वही है, ठीक। ये और तो समझ गाठा मतलब जो वे माइनस आय। अब उसको इन्होंने खोल के देखो, पहले वो समझो। वे का लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ तो पा रहे हैं वे मतलब क्या लिखा हुआ है। पूंजीगत की बात कर रहा है, राजस्व की बात कर रहा है। राजस्व प्राप्तियां मतलब ये रेगुलर बात कर रहे हैं। रेगुलर सरकार को दो ही चीज से प्राप्ति होती है, इसको देखो ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आए ये देखो। सरकार को जो मतलब वित्त मंत्री है ना, उसको भी यही समझाया जाता है, ये पेज ही समझाया जाता है, एक तरह से समझ लो। मैडम उसको बोलोगे निर्मला सीतारमण को कि भाई राजस्व प्राप्तियां ये है, टैक्स से पैसा आया, नॉन टैक्स से पैसा आया है, ये रेगुलर आया है टैक्स से सरकार के पास, ये आया है इरेगुलर पैसा जो यहाँ लिखा है टोटल जोड़ करके। फिर आओ पूंजीगत में, देखो ये ऋण की वसूली जो दिया था वापस चुकाने आए हैं, अन्य प्राप्तियां जो एकदम से आई है, ये उधार का पैसा है, इनको जोड़ करके टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल कुल प्राप्तियां है 1 + 4, राजस्व और पूंजीगत को जोड़ दिया यहाँ, और कुल वे। ये समझना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ये है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो आप बात को? यस सर। हाँ ठीक। तो आपको क्या करना है, एक तो राजस्व चीज समझ ली ना आपने, पूंजीगत चीज समझ ली। अब उस पर क्या प्लस माइनस करना है वो आप जैसे जैसे फॉर्मूले देखते जाओ समझते जाना। फिर नहीं समझ में आना तो मेरे को मैसेज कर देना, इतना ही समझ में आएगा वो चीज, ठीक। ओके सर। अब देखो दूसरी चीज है, एक फॉर्मूले लिखूंगा मैं, M1 M2 M3 M4 और M0। ये क्या चीज है, ये ऐसी चीज है कि जैसे मुद्रा के बारे में, कि मुद्रा का जो पैसा है ना उसको मतलब एक लिखने का तरीका है। जैसे देखो M0 M1 M2 M3 M4, जैसे मान लो इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल सीधा फॉर्मूला रटना है। उसमें क्या चीज है, बस मैं 4 ही फॉर्मूले अपलोड करूंगा, वो डायरेक्ट रटना है आपको इसमें। इसका कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे M4 है, उसका मतलब ये हुआ कि सॉरी M0 से M1 से स्टार्ट करते हैं। जनता के पास पैसा, कि जनता के पास जितना भी पैसा पड़ा है ना वो काउंट होगा, इसमें M1 माना जाएगा। प्लस बैंकों के पास जमा। अब बैंकों के पास जमा दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेगुलर जो आता रहता है, मांग जमा बोलते हैं जिसको, प्लस है RBI के पास अन्य जमा, इसको बोलेंगे M1। और M2 क्या बोलेंगे, M1 प्लस डाकघर के पास जमा। ऐसे कुछ करके 4 पॉइंट लिखे हुए आएंगे, अभी मैं अपलोड करूंगा, वो आपको सीधे रटने हैं बस। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसलिए मैं रटवा रहा हूँ आपको। ये M0 से लेकर के 4 फॉर्मूले हैं, आप उनको कैसे भी करके दिमाग लगा लेना, वो समझ में आ जाएंगे, ठीक। उसके अलावा जो भी छोटे छोटे फैक्ट रह गए ना, जैसे कोई बजट का 1-2 लाइन का कोई फैक्ट रह गया, सुनो मेरी बात एक बार, माइक म्यूट रखो। बजट का कोई फैक्ट रह गया, कोई राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले का कोई फैक्ट हो गया, वो सारे मैं केवल 2 ही पेज में अपलोड करूंगा। वो सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, उनको रटना है सीधा। ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? समझ में आई कि नहीं आई? इतना तो देखो समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं फिर आगे कैसे जाओगे? यस सर। आगे आगे उपाय नहीं है, इतना कैसे बिल्कुल। समझाएगा? फिर वो वहां पर कल को SDM बन गए तो फिर वो कलेक्टर फिर गिरे के सब बाहर निकालेगा, भाई क्या कर रहे हो इस, किसने पढ़ाया आप, ठीक है ना। तो वो ये चारों गाठे और M1 M2 M3 M4 वाला फॉर्मूला, और जो भी फैक्ट मेरे से रह गए ना वो मैं 2 पेज में अपलोड करूंगा। वो सारे आपको नोट करने हैं, और ये सारी आपकी इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गई। क्वेश्चन आएगा तो मैं कह रहा हूँ 8 में से 8 क्वेश्चन आएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज का, बोलो। लेकिन ये सारे
देखने के बाद में आपको पूरा करना है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है ना वो अपन ने पकड़ ली है। वो 12th क्लास की बुक से उठा रहा है, करंट का अपने पूरा इंडियन को पढ़ लिया, तो उसकी औकात नहीं है कि वो क्वेश्चन कहीं से बाहर निकाल। क्लियर है बाहर ये चला मैटर? हाँ, नहीं जाएगा बाहर, मेहनत